अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं सर आप? आपका शुक्र। स्क्रीन आ रही है? जी सर। मैडम जमीना, फर्स्ट टू केसेस मैडम आपके, फिर डॉक्टर सादिया सर मैडम आपके, और फिर डॉक्टर उजाला मैडम थर्ड नंबर पे आप हैं। ठीक है सर, 2 मिनट वेट करते हैं अभी। जी जी। सर शुरू करते हैं। ओके, हो गई। स्क्रीन आ रही है? जी आपका लिखा हुआ सर आ रहा चलो स्टार्ट करते हैं आज। है। जी सर जी। आज अल्ट्रासाउंड के केसेस है, कॉमन केसेस। जो दोनों एग्जाम में मैंने देखा है कि कॉमन चीजें ही आती हैं, लेकिन हमें हमारी आई ट्यून होनी चाहिए इन केसेस के लिए। और कभी कभी ये होता है कि पहली मॉडलिटी वो अल्ट्रासाउंड एक्सरे रख देते हैं, फिर आगे कहानी चलती है। तो जो भी पैथोलॉजी, आपको अल्ट्रासाउंड में भी कुछ ना कुछ उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आप वो पैथोलॉजी अल्ट्रासाउंड में बता देंगे तो फिर आप एक्सीलेंट की तरफ चले जाएंगे। और जो रिसोर्स लिमिटेड एरियाज में काम करते हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास सिर्फ अल्ट्रासाउंड है, तो उसी पे आपको पिक करना होता है। और अगर आप पिक कर लो तो उससे काफ़ी सारी पेशेंट की मैनेजमेंट और उसकी जो अर्ली डायग्नोसिस हो जाती है, वरना वो चीज़ें मिस हो सकती हैं। तो मेरे पास अपने केसेस भी थे, लेकिन वो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी तो वो मैंने नहीं लगाया। मैंने नेट से सारे केसेस लिए हैं, ताकि वो एग्जाम के लिए आपकी आई ट्यून ज़्यादा अच्छी हो जाए। मैं अपने कैमरे से लेता हूँ, मेरे कैमरे में इतनी अच्छी वो क्वालिटी नहीं है मोबाइल की, वरना मेरे पास काफ़ी अच्छी कलेक्शन है केसेस की। तो वो मैंने अपने अल्ट्रासाउंड की मशीन में सेव किए हुए हैं, तो कभी उनको एक्सपोर्ट करूंगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सर यस ये सर। लिखा हुआ आ रहा है, प्लीज मूव दिस विंडो अवे फ्रॉम। ये हो सकता है साइड पे? मुझे भी समझ नहीं आ रही, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। एक मिनट चलें जैसे। सर, ठीक है। इट्स ओके सर, इट्स ओके। जी मैडम जमीना। एक मिनट जरा Listen, this is grayscale ultrasound image of a patient of the thigh, हम्म, of the leg,
posterior compartment in which I can appreciate there is anechoic longitudinal lesion is noted between the soleus and the medial head of the gastrocnemius, and this contains no मैं इसका खैर डॉपलर डालूंगी इसमें कि ये कोई कलर फ्लो इसमें आ रहा है या कोई नहीं. फ्लो नहीं, कोई फ्लो नहीं था। अब anechoic structure between the muscles, कोई वॉस्कुलर पैथोलॉजी हो सकती है इसमें. ये पेशेंट एथलीट था और लेग पेन के साथ आया, तो ये हमारे पास भी इस तरह का केस मेरे पास आ चुका है। तो रूल आउट डीवीटी था, लेकिन जब उसका अल्ट्रासाउंड किया तो नॉर्मल थी, डीवीटी नहीं थी, पॉप्लिटियल रीजन भी ठीक था, कोई पॉप्लिटियल सिस्ट भी नहीं थी। फिर जब उससे साइट ऑफ द पेन पूछा तो टेंडरनेस तो ये जगह बोल रहा था, जो कि फिर जब अल्ट्रासाउंड किया तो ये एरिया आ रहा है बिटवीन द मीडियल हेड ऑफ द गैस्ट्रोक्नीमियस और सोलियस, सोलियस के बीच ठीक। में. इंटीरियर, ये ऊपर स्किन है, स्किन के नीचे ये गैस्ट्रोक्नीमियस है और उसके पोस्टीरियरली है। इन दोनों के जंक्शन में ये चीज़ आ रही है। इसमें हमने कलर डॉपलर डाला तो फ्लो नहीं है, तो ये क्या चीज़ हुई, ये जो बीच में कोई एक से एरिया आ रहा है पोप्लिटियल ये, आर्टरी. लेकिन इसमें फ्लो नहीं है, अंदर कोई वो नहीं है, यानी कोई क्या होगा। पोप्लिटियल अल्ट्रासाउंड आर्टरी करेगा, इंट्रैपमेंट सिंड्रोम. सिंड्रोम में ना जाए, फाइंडिंग्स अभी बताएं से फिलहाल। हेलो, आवाज. इसमें मैं कहूंगी कि यानी कोई एक एरिया आपके पास मीडियल आता हेड है ऑफ अल्ट्रासाउंड में, तो फिर गैस्ट्रोक्नीमियस क्या और कहते सोलियस के बीच में एक एनेकोइक स्ट्रक्चर है, वॉस्कुलर स्ट्रक्चर हो सकती है. जी सर. हैं, और क्या हो सकती है, फ्लो नहीं है। आवाज कट रही है, मुझे आवाज नहीं आ रही. आवाज क्लियर फ्लो नहीं है. है, फ्लो नहीं है, फ्लो नहीं है। ये ले एक और इसमें देख, फ्लो नहीं. सेम केस डिफरेंट पेशेंट। सर मैं नहीं, सर मुझे नहीं पता चल रहा ये. आप अल्ट्रासाउंड कर रही हैं, आप बेकर रिपोर्ट कर रही हैं। सारी मैंने आप लोगों को बता दी ना, आप अल्ट्रासाउंड कर रही हैं, मैंने आपको एनाटॉमी तो बता दी है। ये मीडियल हेड है गैस्ट्रोक्नीमियस का ऊपर, ये वाला, हम्म और पीछे सोलियस है, और आपको उनके दरमियान ये एरिया मिल रहा है, और इसमें कोई डॉपलर फ्लो नहीं है। इसको आप क्या रिपोर्ट में क्या लिखेंगे अल्ट्रासाउंड के? फ्लूइड एनिकोइक सी फ्लूइड, मैं तो इसको लिखूंगी. हाँ ना, तो फ्लूइड या हिमाटोमा ऐसी चीज, और हिमाटोमा वाली सिस्ट हो शक्ल सकती है कोई रप्चर्ड. रप्चर्ड सिस्ट मैंने कहा ऊपर देखा था पॉप्लिटियल में नहीं थी, तो हमें फ्लूइड मिल रहा है बिटवीन द मीडियल हेड ऑफ द गैस्ट्रोक्नीमियस और हेलो, सोलियस। आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? सर आ रही है आपकी आवाज, मैडम की भी आवाज आ रही है हमें, दोनों की आ रही। आप अपना वो देख लें, अगर सबको आ रही है मेरी आवाज। सर जी फ्लूइड हो सर। सकता है, ये रप्चर हाँ कोई सिस्ट हो सकती है. हाँ हाँ, ठीक हो गया, लेकिन क्लासिक ये केस है, अगर रप्चर. किसी ने ये चीज देखी हो तो वो वॉलंटरली बता दे, फिर हम आगे चलते हैं। सर इसमें ना थोड़े से मसल्स भी स्वोलन लग रहे हैं, इन्फ्लेमेटरी सा भी प्रोसेस लग रहा है। ये आंट मिनी केस है, और ये हमारे सर पास वो आया, फॉरनर था ये कोई, तो मुझे तो नहीं समझ आई थी, एमआरआई में हमने पकड़ा था इसको, लेकिन अल्ट्रासाउंड में भी ये क्लासिक पिक्चर है। किसी को पता है 71 पार्टिसिपेंट से, कोई भी बता दे। कौन सी वाली इमेज की बात कर रहे हैं जो आपने इसमें एम दोनों और इमेज एक ही पैथोलॉजी है ना, दोनों दोनों अल्ट्रासाउंड है, ये और ये दोनों अल्ट्रासाउंड। फिर कोई पैरासाइट इन्फेस्टेशन वगैरह तो नहीं है? और कोई आंट मिनी, मीडियल हेड ऑफ द गैस्ट्रोक्नीमियस और सर पॉप्युलेटेड सिस्ट है। सोलियस, सोलियस के दरमियान, ये उसकी साइड नहीं है, बेकर सिस्ट, बेकर सिस्ट। बेकर सिस्ट की साइड नहीं है, बेकर सिस्ट इधर नहीं होती है। वो तो पॉप्लिटियल रीजन में होगी ना, ये नीचे काफ का रीजन है, तो इसको टेनिस लेग कहते हैं, ठीक है। सुना है टेनिस लेग? फिर कोई हेलो, हीमाटोमा.
भी नहीं है, टेनिस लैग जी हीमाटोमा, जी। टेनिस लैग, ठीक है, इसमें फ्लूइड या हीमाटोमा आपको मिल सकता है। तो ये टेनिस मायोफिशियल लैग या रिप्रेजेंट अ टेंडिनस। मायोफेशियल आर द हाँ टेन। हाँ। और ये ज्यादातर टेनिस प्लेयर्स में होती है, बाकी भी एथलीट्स में ये हो सकती है, गोल्फर्स, क्रिकेटर्स, फुटबॉलर्स, किसी में भी हो सकती है। तो अल्ट्रासाउंड में आपको ये क्लासिक फाइंडिंग मिलती है, क्या मिलता है? फ्लूइड मिलता है डीप टू द मीडियल गैस्ट्रोक्नीमियस एंड सुपरफिशियल टू द सोलियस। क्लासिक पिक्चर जिस तरह इस थ्योरी में लिखी हुई है, हमें इसी तरह की इमेज मिली है। और मोस्ट प्रोमिनेंट एट द लेवल ऑफ द मायोटेंडिनस जंक्शंस। उसके अलावा हमें टीयर्स भी मिल सकता है इन द डीप सरफेस ऑफ द गैस्ट्रोक्नीमियस, या प्लांटेरस टेंडन का हमें टेंडन भी मिल सकता है अल्ट्रासाउंड में। ये सेम फाइंडिंग्स आपको एमआरआई में भी मिलेंगी। उसमें आप स्टर में देखेंगे ना, तो बड़ा अच्छा आपको फ्लूइड इसी तरह नजर आ रहा होगा। तो ये टेनिस लेग का केस है। ठीक हो गया? काइंडली प्लीज दोबारा बता दें क्या चीज? फ्लूइड दिखा दूं? सर। ये और ये इसमें स्पॉट इमेज जो है ना, ये मीडियल हेड ऑफ द गैस्ट्रोक्नीमियस और सोलियस के दरमियान जब भी आपको फ्लूइड मिलता है, तो आप इसमें हाई पॉसिबिलिटी रेस करेंगे ऑफ द टेनिस लेग सिंड्रोम। और इसके उन्होंने सर बता इसको दिया। हम टेनिस लेग ना के सिंपल फेशियाइटिस कह सकते हैं, क्योंकि फेशिया ही इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। क्या कह सकते हैं? सर फेशियाइटिस। फेशियाइटिस कह सकते हैं। ठीक है। सर फेशियल तो सुपरफिशियल होता है, ये तो मसल के बीच में आ रही है। फेशियाइटिस तो यानी सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया के बीच में यानी होगा। मसल के ऊपर होती है ना, मैं एक अलग मसल है, इसका फेशिया अलग है। यस। ये जैसे वो उस तरह आप पूछना चाह रही है कि ये एक मसल है और इसका साथ अच्छा। फेशिया। जैसे दो मसल्स है ना, तो उनका अपना फेशिया होगा, हाँ उसके बीच में फ्लूइड है। हाँ हाँ फेशियाइटिस में है। हाँ। लेकिन जब आपको लेग में इस पोजीशन पे मिले, तो ये क्लासिक पिक्चर होती है ऑफ दी टेनिस लेग सिंड्रोम। ठीक हो गया? बाकी वो फेशियाइटिस का वो डिफरेंशियल देते ही हैं उसमें, एमएसके के जो अल्ट्रासाउंड हम करते हैं। केस नंबर 2। Okay, sir. This is the grayscale ultrasound of the testis of a patient, in which I can appreciate there are serpiginous, tubular, anechoic structures are noted at the upper part of the testis, and lower part में भी है, involve कर रही है testis को, and I will put the flow on it, and we'll see its Doppler flow, और बाकी जो टेस्टिस है वो नॉर्मल है, और एपिडिडमिस भी मुझे नॉर्मल लग रहा है। सो दिस इज द केस ऑफ वेरिकोसिल। ओके, डॉपलर डाला है तो इसके अंदर मल्टीपल फ्लो इज देयर इज फ्लो इज एप्रिशिएटेड इन्वॉल्विंग द होल ऑफ द स्क्रोटम, सजेस्टिव ऑफ वेरिकोसिल। नेक्स्ट मैं इसकी देखूंगी पेशेंट की केस का ग्रेड कौन सा है। तो ये ग्रेड उसके स्पाइन और दूसरे लिहाज से देखते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में मैं देखूंगी कि इसको मैं कौन सा ग्रेड दूंगी। 1 तो ये नहीं है, 2 3 पे होगा आई थिंक ये। रेटिंग कैसे करते हैं? से ग्रेडिंग इसकी जो वेरिकोस 1 होती है ना, वो इंग्वाइनल कैनाल के अंदर भी होती हैं, वेरिकोसील्स की इंग्वाइनल कैनाल में, और इंट्रा स्क्रोटम में नहीं होती। 2 में जो है वो स्क्रोटम के अपर पार्ट में होती है, टेस्टिस के अपर पार्ट में होती हैं। 3 में टेस्टिस के लोअर पार्ट में होती हैं। अच्छा, और जो 2 होता है उसमें पेशेंट को वॉल्सैल्वा मैनूवर पे होता है। 3 में वॉल्सैल्वा पे भी आता है, और स्टैंडिंग पोजीशन में नो मेजर डायलेटेशन इन द सुपाइन पोजीशन, ये सुपाइन पोजीशन में होता है, बल्कि स्टैंडिंग पोजीशन में होता है ये। डायलेटेड वेन अप टू लोअर एंड ऑफ द टेस्टिस। 4 में सुपाइन पोजीशन पे आता है, लेटे हुए भी उसको आ रहा उसके अंदर फ्लो आ रहा होता है। और 5 में डायलेटेड वेन्स होती हैं, रिफ्लक्स आता है विदाउट वॉल्सैल्वा। मतलब 4 तक वॉल्सैल्वा में आता है, और 5 पे आता है विदाउट वॉल्सैल्वा। विदाउट वल्सल्वा। तो ये जो आपके पास ग्रेडिंग है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या रेडियोपीडिया से जाके पढ़ के इसको याद कर लें। अच्छा, प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप्स में क्या फर्क होता है? प्राइमरी होता है कि
सेकेंडरी तो कोई कॉज होगी ना, कि कोई वेसल्स कंप्रेस हो रही, वेन्स कंप्रेस हो रही होंगी, पेनिफॉर्म प्लेक्सस ऑफ वेन्स, जिसकी वजह से कोई ट्यूमर हो सकता है, कोई लिम्फ नोड्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से वेरिकोसील हो सकती है। और प्राइमरी में उसके ही वाल्व की कोई इनकॉम्पिटेंसी होगी। सही है, ठीक है। यानी प्राइमरी जो होता है वो वाल्व की इनकॉम्पिटेंट, और सेकेंडरी ड्यू टू सेकेंडरी कॉजेस, ठीक है, वो जो आपने बता दी सारी। सेकेंडरी किसी और एक्सटेंसिव कंप्रेशन। कॉजेस की वजह से। और कौन से साइड में ये कॉमन होता है और क्यों कॉमन होता है उस साइड पे? राइट पे सॉरी, कॉमन। आवाज से ज्यादातर लेफ्ट पे कॉमन है, वजह क्या है इसकी? क्योंकि लेफ्ट पे वो डायरेक्ट आईवीसी में ड्रेन नहीं करती, उसको लंबा रूट करना पड़ता है, और वो रीनल वेन में जाके ड्रेन करती है, गोनाडल वेन्स। हाँ, ये इसकी वो है, तो ये आपसे ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। फिर इसकी एसोसिएशंस किसके साथ होती है वेरिकोसील की? किसी चीज के साथ एसोसिएशन है? इसमें साथ में हाइड्रोसील हो सकता है। हाँ, और कोई कंडीशन है और जो इसके साथ एसोसिएशन होती है किसी कंडीशन की? नहीं, ये नहीं वेरिकोसील याद क्या मुझे। आपके पास मेल पेशेंट, चले आप लोग मेल अल्ट्रासाउंड पता नहीं स्क्रोटल करते हैं कि नहीं, जो रूटीन में करते हैं, तो स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड किस रीजन के लिए वेरिकोसील ढूंढते हैं? कोई है? इनफर्टिलिटी के इनफर्टिलिटी। पर्पज से। इनफर्टिलिटी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द correctable cause of the infertility is the इनफर्टिलिटी इज वेरिकोसील, ठीक है। वेरिकोसील। उसके लिए फिर सर्जिकल या एम्बोलाइजेशन दोनों सोच सकते हैं, ट्रीटमेंट मैनेजमेंट। ठीक हो जी गया? सर, इसके लिए एम्बोलाइजेशन, कॉइल एम्बोलाइजेशन करेंगे। हाँ, शाबाश। तो ये पेशेंट है, इसको 6 महीने पहले रिस्ट में फॉरेन बॉडी गई थी, जिसको सर्जन ने रिमूव कर दिया। तो 6 महीने के बाद इसको स्वेलिंग हो रही थी, तो ये आया हमारे पास, तो हमने अल्ट्रासाउंड किया, तो ये नजर आ रहा है। कुछ इसके बारे में बोले? इसकी बारी। हाँ जी सर। This is a single image of the gray scale ultrasound of a wrist of a patient who come with a history of trauma 6 months back, now come with a history of swelling. So there is a well-defined hypoechoic lesion is seen in the superior surface of the wrist joint adjacent to the soft tissues. There is a thickening is also appreciated surrounding this hypoechoic structure. Uh, there are no internal echoes, no internal foci of calcification is appreciated. The patient come with a history of trauma. So this could be any infective or inflammatory condition. Another differential would include Morton neuroma. So I would confirm my findings by advising MRI. I would also do a color Doppler image of this patient as well. So on color Doppler ultrasound image of the same patient, in which I can appreciate there is a turbulent flow with a mixed arterial as well as venous flow is seen. On spectral flow images, I can appreciate there is a reversal of the diastolic flow is appreciated of the same region. So the mixed flow of arterial as well as venous is suggesting that there is a pseudoaneurysm formation. So I would look for the extent either this pseudoaneurysm is also extending upward or not. I would advise the surgical consultation of this patient for management. इसको ट्रेस किया तो ये जाके अल्नर आर्टरी के साथ कम्युनिकेट करता था, ये अल्नर आर्टरी का एन्यूरिज्म था Yes. पोस्ट ट्रॉमा। इसको वेस्कुलर सर्जन को वो कर देंगे। जी। सर इसमें दो फ्लो क्यों आ रहे हैं? बिजनेस कम्युनिकेशन इस तरह आता है। क्या चीज? ये सर यिंग डबल यांग फ्लो साइन है ना, सूडो एन्यूरिज्म में यिंग यांग सर साइन ये बन एवीएफ हो सकता है। सर चूंकि हम एक बार टॉक्स में आया था एवीएफ इसी तरह। एवीएफ का जो फ्लो
होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा टर्बुलेंट होता है, इसका इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन एवीएफ जब दिखाएंगे तो साथ आपको उसकी कम्युनिकेशन भी दिखाएंगे, एवीएफ की। इसमें सिर्फ यिंग यांग साइन दिखा रहे हैं और तो ये डायलेटेड। पेप्सी कोला साइन इसको कह सकते हैं, क्योंकि वो भी सिडोनिज्म में ऐसे ही आता है, पेप्सी कोला साइन ऑफ वही है सिडोनिज्म। ना, वही है यिंग यांग साइन या जी पेप्सी कोला साइन। आपको इसमें वो दिखा रहे हैं। जब फिस्टुला दिखाएंगे ना तो उसको ट्रेस करेंगे, तो उसमें वो भी होता है पोस्ट। आप लोग वो जो फेमोरल आर्टरी या फेमोरल वेन में वो जो वीनस एक्सेस या आर्टीरियल एक्सेस डालते हैं, उसके बाद पोस्ट ट्रॉमेटिक यानी आइट्रोजेनिक वो एवीएफ बन जाता है। वो आप लोगों ने किया होगा डॉपलर में। तो उसमें आपको आर्टरी और वेन की कम्युनिकेशन भी दिखाएंगे जब एग्जाम में केस होगा, ठीक है। और उसका बड़ा टर्बुलेंट सा फ्लो होता है, इससे ज्यादा टर्बुलेंट होता है वो। So this is a this is a color doctor ultrasound image, likely a kidney. सर ये किडनी का एरिया ही है ना? नहीं, ये एपिगैस्ट्रिक रीजन का है। Epigastric region. Okay. So I can appreciate a vein as well as artery. These are in direct communication. Likely the vein is IVC and the vessel is arterial vessel is abdominal aorta. So there is a arteriovenous fistula. Direct communication of the artery with the vein is appreciated. नहीं नहीं, ये Furthermore, वैसे morning. ही फेज में नजर आ रही है। ये आपको क्या स्ट्रक्चर नजर आ रही है? सर ये कुछ बना? सर ये तो स्प्लीन लग रहा है, ऐसे टेल हेड बॉडी। पेंक्रियाज। पेनक्रियास है। ये पीछे वर्टिब्रा हो गया, ये ओटा हो गया, यहाँ आईवीसी हो गया, ये एसएमए हो गया। ये क्या हो गई? So क्लिनिक। on the pancreas there is a splenic artery. ये ऐसा वैसे ही फेज में आता है, कभी कभी मिक्स नहीं आ जाता सिग्नल। अच्छा splenic vein इज नॉट, is मैं showing. ये नहीं दिखा। अब देखें, सारी एनाटॉमी हमने बना दी है। अभी कुछ चीज मिल रही है? Yes, there is a left renal vein is left renal vein is compressed between the superior mesenteric artery and the abdominal aorta. इधर है लेफ्ट रीनल वेन, नहीं ये स्प्लिनिक वेन है। अच्छा सही है, स्प्लेनिक वेन के नीचे स्यूडो एनोरिज्म आ रही है क्या? नहीं नहीं, ये नॉर्मल एसएमए है। फिर स्प्लेनिक वेन डायलेटेड है, pancreas is enlarged and swollen और with पेनक्रियास में no. कुछ नजर जी आ रहा है, कोई रीजन कुछ आ रहा है? pancreas में एक hypoechoic lesion at the head of the pancreas, हेड में? tail में. टेल में? इस तरह एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना, फिर आपके नंबर कटने शुरू हो This जाते is, हैं। ये क्या नजर आ रहा this is a hypoechoic lesion. है? हाइपोइक्विक लीजन, फिर आप हिस्ट्री पूछेंगी। मैं हिस्ट्री Yes. बताता हूँ कि इसको ट्रॉमा की हिस्ट्री है। So this is a laceration at the head and neck junction of the pancreas. हाँ, ये It is दिखा। not involving the duct, so it is a हाँ, grade 2. So I would उधर correlate by advising CT to नेक्स्ट look सीटी for करेक्ट। yes, to look for multiple traumatic injuries to the organs as well as vertebral body injury. शाबाश। तो कोई ग्रुप में कह रहा था ना कि एनाटॉमी के लिए बताएं कौन सी रिसोर्स या क्या चाहिए, तो ये वाली एनाटॉमी आपको आनी चाहिए। इस एनाटॉमी में अगर आपने गड़बड़ कर दी ना तो वो आपको फेल कर देते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं ना जिनमें आप फेल हो जाते हैं। अल्ट्रासाउंड की अगर इमेज लगाएंगे और उसमें अगर आप टॉर्जन मिस करेंगे, टेस्टिकुलर या वो अपना वेरिएंट टॉर्जन मिस करेंगे, डीवीटी मिस करेंगे, तो आपको फेल कर देंगे। एक्सरे में अगर आप न्यूमोथोरेक्स या कोई वो नीमोमीडिया स्टेनम या कोई डाइसेक्शन जो कि बड़ी ऑब्वियस नज़र आ रही है,
जो आपके पास लिस्ट मैं बल्कि शेयर कर दूंगा, मैंने मेरे पास वो शिफा वाली लिस्ट है। वो जो रेडियोलॉजिकल इमरजेंसीज होती है ना, वो आपने मिस नहीं करनी। एग्जाम से पहले वो वाले केसेस अपने जहन में पक्के करके जाए, आइज ट्यून करके जाए। एक तो इमरजेंसी आपको, आप मिस करेंगे तो आपको फेल करेंगे। दूसरा एनाटमी, तो ये क्लियर कट नॉर्मल एनाटमी है, आपको पता होना चाहिए। पैंक्रियास है, पैंक्रियास कैसा नजर आता है, फिर ये जो नजर आ रही है ये क्या है। ये हमारे पास वेन का कॉन्फ्लुएंस है बिटवीन द स्प्लिनिक वेन और सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन। ये नीचे हमारे पास नॉर्मल SMA इस तरह आती है। तो ये नॉर्मल आपको फर्स्ट ईयर लेवल की एनाटमी है। ये अगर आप लोग मिस करेंगे ना, फिर इस तरह पूछेगा ये क्या है, ये क्या चीज़ है, ये वर्टिब्रा है। जब ऐसे ऐसे सवाल करने एग्जामिनर लग जाए तो वो फिर आपको फेल कर देते हैं। तो बेसिक एनाटमी जो है ना वो आपको आनी चाहिए। हॉट सीट में कंफ्यूज हो जाता है बंदा। तो इन सेशंस का ही फायदा है कि यहाँ आप मिस्टेक कर सकते हैं, अपने आप को रेडी कर सकते हैं। फिर एग्जाम में आपके मिस्टेक के चांस कम होते हैं। तो इधर परेशान नहीं होना अगर आपसे गलती ले गए। जितने ज़्यादा सेशंस लेंगे, जितने ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस करेंगे अपने कोलीग्स के साथ, और जितनी मिस्टेक्स आप बिफोर एग्जाम करेंगे, तो एग्जाम में मिस्टेक का चांस कम होगा। लेसन ये है कि अपनी एनाटमी जो है वो इतनी करें कि आप बेसिक एनाटमी में कोई ब्लेंडर आपको नहीं होना चाहिए एग्जाम में। ठीक हो गया। तो ये फिर आगे हमने अल्ट्रासाउंड जब उसका किया, पेल्विस का किया, तो उसमें भी फ्लूइड आ रहा है। तो ये पॉजिटिव फास्ट स्कैन है, इसको आगे CT कराएंगे और जो इस तरह आपने बोला मैनेजमेंट सर्जन को वो इन्फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट केस। Sir, I'm provided with the grayscale ultrasound of testes. It is showing both right and left testes. Both the testes shows hyperechoic small nodules which are not showing posterior acoustic enhancement. There is, I can't appreciate on these images any hypoechoic lesion in the both testes. The surrounding scrotal sac appears normal, no hydrocele noted. So on the basis of these findings, my diagnosis is testicular microlithiasis. And next I will do a follow-up ultrasound scan of this patient 1 yearly. सर 6 months करते हैं कि 1 year करते हैं? I don't remember ये लेकिन इसमें हाई चांस ऑफ सेमी एनुअली सेमी एनुअली, क्योंकि इसमें सर हाई चांस ऑफ मेलिग्नेंसीज होती है, तो इसको फॉलो अप करते हैं। लेकिन वो भी जो है वो कंट्रोवर्शियल है। अभी तक कोई स्टडी, एब्सोल्यूट स्टडी नहीं है जो कि इसके एसोसिएशन विद ट्यूमर करे। सर लेकिन कुछ फिर भी जगहों पे कुछ जगहों पे 1 year लिखा है। क्योंकि फॉलो अप जो होता है ना वो उस पर डिपेंड करता है कि आपका इंस्टीट्यूट कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है। तो जी अमेरिकन न्यूरोलॉजिकल गाइडलाइन जो है वो 1 year कहते हैं, बाकी कुछ सेमी एनुअल भी कहते हैं। तो आप इस तरह एग्जामिनर को बता सकती हैं जी सर। कि जो डिफरेंट डिफरेंट करती हैं। और जो आपने सोसाइटी की गाइडलाइंस पढ़ी हैं, आप उस सोसाइटी का भी नाम बता के कह दें कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ यूरोलॉजिकल साइंसेज के जो भी है, दे सजेस्ट ईयरली फॉलो अप टिल 55 years ऑफ एज। वो मैंने एक स्लाइड लगाई है। ठीक तो इसकी एसोसिएशंस पूछेगा वो एग्जामिनर। तो टेस्टिकुलर जर्म सेल ट्यूमर के साथ कंट्रोवर्शियल इसकी है क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म, टेस्टिकुलर इंफार्क्ट, इनफर्टिलिटी, डाउन सिंड्रोम, और अल्वियुलर माइक्रोलिथियासिस के साथ भी हो सकती है कि ऊपर भी या नीचे भी माइक्रोलिथियासिस। तो क्लासिफिकेशन जो है वो किस तरह होती है कि लिमिटेड होती है अगर लेस देन 5 माइक्रो कैल्सिफिकेशन है पर फील्ड ऑफ व्यू। क्लासिक तब हम इसको टेस्टिकुलर माइक्रोलिथियासिस लेबल करते हैं जब कैल्सिफिकेशन एक फील्ड ऑफ व्यू में मोर देन 5 माइक्रो कैल्सिफिकेशन हो। और डिफ्यूज तब कहते हैं जब न्यूमरस हमारे पास आ जाए। ये क्लासिफिकेशन है ESOR स्क्रॉटल गाइडलाइंस जो रेडियोपीडिया में दी हुई है। उसके बाद फॉलोअप की जो गाइडलाइन है वो इधर यूरोपियन है, बल्कि अमेरिकन नहीं, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ यूरोलॉजिकल रेडियोलॉजी ने ये दी हुई है कि जो पेशेंट जिनके साथ रिस्क फैक्टर्स हो तो उनको एनुअल आप चेक करें अप टिल 55 years। तो ये सारे इसके रिस्क फैक्टर्स हैं जो दिए हुए हैं कि फैमिली हिस्ट्री है जर्म ट्यूमर की या प्रीवियस कोई जर्म ट्यूमर था, टेस्टिकुलर एट्रोफी है, साइज बोलेंगे कि एट्रोफी कब कहेंगे जब वॉल्यूम 12 cc से कम होता है, इसका मतलब एट्रोफी है। इसके अलावा और की डोपेक्सी हुई हुई है,
या माल डिसेंट है टेस्टिस की। तो ये सारी रिस्क फैक्टर्स होती है, उसके साथ हम इसको फॉलो अप करते हैं मेलिग्नेंसी के लिए। नेक्स्ट केस I'm provided with the grayscale फिर उसमें मैथ तो नहीं था ना? नहीं माइक्रोलिथियासिस grayscale ultrasound of the left testicle, in which I can appreciate there is a heterogeneous multiple low signal intensity, low hypoechoic areas are noted, which are extending up to the which are wedge shape and extending up to the testicular margin, but it is not extending beyond the margin of the testis, and mild hydrocele is appreciated. Next, I would like to know the history of the patient. If there is history of trauma, then they represent the testicular hematoma. If there is a history of fever, then these are most likely abscess or orchitis with the से पहले abscess. ठीक है, सही जा रही हैं, इसी तरह जाना है। उससे पहले आप कलर डॉपलर भी मांगे ना, जी. ये कलर Increased flow on color Doppler, so this represent an infective etiology, so most likely orchitis. Next, I will और refer the patient to नो फीवर, no fever. WBC भी नॉर्मल। Well, then it can represent lesion with increased blood flow, multifocal है तो sir hypoechoic, then most likely testicular seminoma is in top. ठीक है, सेमिनोमा के अलावा दूसरे जो Other नॉन germ सेल, non-cyanomatous germ cell tumors can also उनसे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? सर उसमें एक तो कैल्सिफिकेशन होती है और दूसरा सर वो ज्यादा हेट्रोजेनस होते हैं, हेट्रोजेनस होते हैं और उनमें कैल्सिफिकेशन कैल्सिफिकेशन होती है। सिस्टिक टाइप, शायद कुछ इस तरह से भी कुछ चीज है, तो और वो सर होते उसमें हैं। हार्मोनल एस्के भी करते हैं, उसमें हार्मोन्स भी जो LHFSH और लेडिक सेल्स के लिए जो होते हैं सर वो भी रेज्ड होते हैं। हाँ ठीक है, तो सीरोलॉजिकल मार्कर्स में क्या क्या देखते हैं इसमें? अल्फा अल्फा फीटोप्रोटीन, बीटा HCG करते हैं। हाँ, और LDH अल्फा फीटोप्रोटीन और बीटा HCG, ठीक है, ये ट्यूमर मार्कर्स उनमें हम देख लेते हैं। तो ये अगर हाइपोइकोइक इस तरह का एरिया है और उसमें इंक्रीज वेस्कुलैरिटी हो, मल्टीफोकल फोकल भी हो सकते हैं, मोस्ट कॉमनली फोकल होते हैं, तो ये क्लासिकल सीन है उसका जर्म सेल ट्यूमर का। नेक्स्ट हमने सीटी कराया, तो इसमें हमें क्या मिल रहा है? लिम्फ नोड्स है पैरायोटिक रीजन में। हाँ, तो इसका एसोसिएशन होती है। जी सर। ये पेशेंट आता है हमारे पास, तो फिर उसकी स्टेजिंग के लिए सीटी करते हैं और पैरायोटिक लिम्फ नोड्स देखते हैं। तो जब पैरायोटिक लिम्फ नोड्स हो गए तो स्टेज क्या बन जाती है? सही, इसमें लिम्फोमा नहीं देख सकते जो मल्टीफोकल है? डिफरेंशियल में हाँ, वो लिम्फोमा भी दे सकते हैं, ये सेमिनोमा केस। स्टेज 4 सर। मोस्ट लाइकली। अब मुझे इसकी स्टेजिंग याद नहीं है, तो इसको उसकी स्टेजिंग भी पढ़ लेना, वो भी आपसे पूछेंगे, ठीक है। और ट्रीटमेंट क्या होती है? सर काइटो ये सर वो होते तो ये हैं आप शीमा सर, ये आपने जर्म सेल ट्यूमर बताया कि नॉन सेमिनोमेटस जर्म सेल? जर्म सेल ट्यूमर था ये, तो क्लासिक हाइपोइकोइक है ना। अच्छा, ये फिर सेमिनोमा है, तो फिर से ये पहले रेडियो सेमिनोमा। सेंसिटिव होते हैं ना? हाँ हाँ, ये रेडियो सेंसिटिव। रेडियो सेंसिटिव होते हैं, तो ऑर्केक्टमी करेंगे और उसके साथ रेडियोथेरेपी कराएंगे, और इसकी प्रोग्नोसिस जो होती है वो अच्छी होती है। ठीक हो गया, नेक्स्ट केस में चल। So I'm provided with the grayscale and color ultrasound imaging at the level of the carotid arteries. Here I can appreciate that it is the transaxial section.
On the Doppler imaging, I can appreciate that the ECA and the ICA appear widely separated by a central anechoic to hypoechoic area, which is measured by the calibers. This lesion is not showing any vascularity, and likely it is at the region of the carotid body. So this can be, however, it is very not showing any vascularity, so it's hypovascular. It can be any cystic lesion, as it appears to be fluid in echogenicity. उससे मैं I solid would, जी सर, इस वाले में जरा सॉलिड लग रहा है, इसलिए जो मैं चेक जी सर, इसमें सॉलिड लग रहा है सर। अगर मैं करोटिड बॉडी का रीजन देखूं तो सर इसके अंदर फ्लो नहीं आ रहा। फ्लो आ रहा होता तो मैं इसको करोटिड बॉडी ट्यूमर बनाती, लेकिन इसमें फ्लो नहीं आ रहा, तो ये इट इज एक्सटेंडिंग बिटवीन द ईसी एंड आईसीए। तो ये सर ब्रेकियल क्लेफ्ट सिस्ट हो सकती है, वेगल शेमनोमा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे? सर नेक्स्ट अब इसमें अल्ट्रासाउंड तो हो गया सर। टॉप कंट्रास्ट डिफरेंशियल आपने क्या दिए हैं? एक दो टॉप डिफरेंशियल ने, और नेक्स्ट क्या करेंगे? इसमें तो डायग्नोसिस नहीं सर होगी। सर इसके अंदर अगर हम अगर हाइपरवास्कुलर मुझे लगेगा, लेकिन फिर भी इसमें नहीं आ रहा, तो मैं करोटिड ट्यूबर वेगल शेमनोमा कहूंगी। और थर्ड जो है ना वो ब्रेकिंग क्लेफ्ट सिस्ट टाइप 3 इसके अंदर हो सकता है, क्योंकि एक्सटेंडिंग बिटवीन द ईसी एंड आईसी होती है वो। सर नेक्स्ट इसके अंदर कंट्रास्ट में सीटी करवाएंगे या एमआरआई भी करा सकते हैं। और ये एमआरआई। एक और क्लू जो आपको मिल रहा है, चलें, एक नेगेटिव है कि इसमें फ्लो नहीं है, लेकिन जी सर, ईसी और आईसी के दरमियान क्या हो रहा है? सर सेपरेशन हो रही है, वाइड सेपरेशन, वाइड सेपरेशन हो रही है जो आपने बताई। और ये सॉलिड लग रहा है जब ये उसके ऊपर है, ग्रे स्केल के बगैर है। Sir, this is the MRI image, axial section post contrast image. Here I can appreciate ये enhancing lesion is present in the region of the carotid sheath, which is causing the separation of the EC and ICA, and it is highly enhancing. So the first differential for this could be carotid body tumor. सही है, जी सर। ये जो है सर ये इसको डॉप्लर में भी इसमें फ्लो आना चाहिए था, पता नहीं, अब मुझे उस पे शक हो रहा था। ये आ रही है। ठीक है, इसलिए हम आगे करेंगे। मैंने एक जी केस सर, रिपोर्ट किया था तो उसमें फ्लो आ रहा था, जो मैंने खुद ठीक किया था। ये नेट का केस है तो फ्लो आता है। है उसमें, तो स्प्लेइंग हो रही है और इन्हेंसमेंट हो रही है। नेशनल और क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है इसमें एमआरआई में जो आपको मिलता है? सर इसमें सॉल्ट एंड पेपर अपीयरेंस आती है, जो जहाँ पे हमारे पास आयरन होता है वहां पे हमारे पास हाइपो इंटेंस एरियाज आते हैं, और जहाँ पे इसका अपना ट्यूमर का बल्क होता है वहाँ पे हाइपर क्विक एरियाज आते हैं। जहाँ पे इसमें आ रहे थ्रोम्बोसिस होता है आयरन। आयरन होता है सर कि स्लो फ्लो होता है? हैं? सर आयरन तो नहीं होता है इसमें, मल्टीपल फ्लो वर्ड्स आते हैं। क्यों आ रहे हैं? और फ्लो वर्ड स्लो फ्लो की वजह से होते हैं ना, मेरा ख्याल हाई से। फ्लो की वजह से। और वो कौन से सीक्वेंस में ज्यादा अच्छे नजर आएंगे? 32 वेटेड इमेजेस में। T2 वेटेड इमेज में ठीक हो गया। इसमें T2 में लगाना भूल गया हूँ। उसमें T2 में इसमें फ्लोवाइड्स भी नजर आ रहे थे इसके अंदर, छोटे 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 छोटे। ये क्लासिक क्या बन गया? सिक्योरिटी बॉडी ट्यूमर। कैरोटिड बॉडी ट्यूमर, पैरागैंग्लियोमा। इसकी फिर आप फर्दर मैनेजमेंट क्या करेंगे? फिर इसके लिए पहले हम लोग सर एंजियो एम्बोलाइजेशन करते हैं, देन सर्जिकल रिसेक्शन करते हैं। हाँ, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जो होती है वो सर्जिकल रिसेक्शन होती है। एंजियो एम्बोलाइजेशन करके इसको छोटा छोटा हो जाएगा, उसके जी बाद सर, इसको उसके बाद कट कर क्योंकि सर ये देंगे। हाईली वस्कुलर है तो इसको वैसे नहीं निकाल सकते, इसलिए इसके लिए एंजियो एम्बोलाइजेशन पहले लाजमी है। सही है। और रेयरली ये मेलिग्नेंसी की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, 30% ऑफ द केस में, 2 to 30% ऑफ द केस में ये मेलिग्नेंसी की तरफ भी जा सकते हैं। तो इट इज़ नॉट ऑलवेज बिनाइन। तो ये एक और पॉइंट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसमें भी ये नजर आ रहा है, T2 में डालना भूल।
नेक्स्ट। Okay, sir. I am provided with the day-scale ultrasound image at the level of the just anterior to the humerus and to little respect of the humerus. Here, I can appreciate mixed echogenicity lesion is appreciated below the bulk of the deltoid muscles, just surrounding the neck and the shaft of the humerus. It is the grayscale image. I cannot appreciate any calcific focus. No enhancing focus is appreciated. I cannot appreciate any fluid echogenicity. No cystic areas are appreciated. So it is a solid looking lesion and deep to the muscle. I would क्या like देखिए? to see the color flow of doctor No of this flow. image. No No flow. flow. Okay, and mixed hypoechoic and deep to the muscle. सर लाइपोमा होता तो ये बिल्कुल इकोजेनिक आना चाहिए था। एक डिफरेंशियल इसमें हो सकता है लाइपोमा, क्योंकि इसमें फ्लो भी उस तरह नहीं आ रहा। ये क्यों नहीं आ सकता और लाइपोमा? सर लाइपोमा में जरा इसे मैं डिफरेंशियल उसमें जरा आपने कह दिया बिल्कुल नो फ्लो है, थोड़ा बहुत तो फ्लो उसमें आता है, लेकिन इसमें जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है वो मुझे लाइपोमा लग रहा है। इसमें जिस तरह लीनियर स्ट्रैंड्स आ रही है ना इकोजेनिक की, यस सर, ये क्लासिक लाइपोमा में क्लासिक आते हैं। क्लासिक इमेज है ये इंट्रामस्कुलर लाइपोमा का। ठीक है, इसको ठीक है जाके गूगल इमेजेस में देख के अपनी आईज ट्यून भी कर लें। ज्यादा ठीक। कभी कभी थोड़ा सा इकोजेनिक भी होता है वो मैं जी सर, जो मैंने देखे हैं वो वो इकोजेनिक है, इसलिए देखो, इसमें जरा हाइपो एरियाज लेकिन आ इस रहे तरह स्ट्रैंडी भी जो इंट्रामस्कुलर होते हैं ना, वो इस तरह हैं। के स्ट्रैंडी भी होते हैं। तो मैंने आप लोगों ने बहुत देखे होंगे अल्ट्रासाउंड जो कॉमनली करते हैं। तो ये जब इसको जी इंट्रा ऑप में देखा तो ये येलो कलर का इंट्रा जी सर, मस्कुलर लाइपोमा। लाइपोमा ही था तो डायग्नोस। डीडीज में न्यूरोफाइब्रोमा दे सकते हैं? नहीं, ये तो क्लासिक इसकी वो पिक्चर है। न्यूरोफाइब्रोमा जब दिखाएंगे ना, तो उसको आपको अगर अल्ट्रासाउंड की इमेज होगी तो उसके साथ वो नर्व की कम्युनिकेशन भी दिखाएंगे। श्वानोमा या न्यूरोफाइब्रोमा में आपको उसमें लीडिंग नर्व नजर आ रही होगी, जो इमेज आपको दिखाएंगे। जैसे ये है ना, इस तरफ एक नर्व की आपको वो जो फेसिकुलेशंस होती है नर्व में, अल्ट्रासाउंड में इस तरह की एक नर्व होगी, और फिर एक आगे की तरफ नर्व होगी, और उसमें भी वो फेसिकल्स आपको नजर आ रहे होंगे। और बीच में अगर एक हाइपोइकोइक या इस तरह मास है और उसमें फ्लो होगा थोड़ा सा, तो तब आप उसको न्यूरोफाइब्रोमा या श्वानोमा सोचेंगे। ठीक हो गया? ये तो चले स्पॉट वो है डायग्नोसिस है। जी डॉक्टर अंबर। Yes, sir. I am provided with grayscale ultrasound images. सर रीजन कौन सा है? आंट में नहीं है, ये पेल्विस अल्ट्रासाउंड है, ये मिनोरिया। Okay, I am provided with the grayscale ultrasound images of the pelvis in which I can appreciate there is a multi cystic lesion appreciated, most likely within the uterine cavity. If there is history of amenorrhea, I cannot appreciate any fetal component. I would like to see it on the color Doppler for flow. कोई फ्लो नहीं। Findings are suggestive of gestational trophoblastic disease, complete mode. तो उसके हम कैसे, कौन से मार्कर्स कराते हैं Beta HCG. और उसके लेवल्स कैसे होते हैं? सर लैक्स में होंगे, क्या होंगे? लैक्स थाउजेंड्स टू लैक में। मार्केटली इंक्रीज हो जाते हैं, काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। और इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, किस पे जा सकता है आगे? कोरियोकार्सिनोमा या मेटास्टेसिस। हाँ, कोरियोकार्सिनोमा और पेट्स। इन्वेसिव मोलर प्रेगनेंसी। ठीक है, इन्वेसिव मोलर प्रेगनेंसी या फिर सेकंड में कोरियोकार्सिनोमा में ये जा सकता है। ट्रीटमेंट क्या होती है? सर वैक्यूम सक्शन करते हैं इसकी, वैक्यूएशन। आइवेकेशन करते हैं और फिर इसको बायोप्सी भी करा देते हैं इसकी भी।
सर अगर इस वाले इमेज के अंदर हमें हिस्ट्री ना दी हो तो अगर मेल के अंदर जो टेस्टिकुलर कोरियोकार्सिनोमा है उसकी पिक्चर भी ऐसी ही नजर आती है। हाँ, उसकी भी इसी तरह नजर आती है, वो आपको गाइड करेंगे। और ओके। उसमें आपको जरा यूट्रस, जो इमेजेस होती है उसमें ज्यादातर यूट्रस सही वेल डिफाइंड नजर आ रहा होता है, विद सेंट्रली एंडोमेट्रियम में डिस्टेंडेड मैस, तो वो आपको पता चल जाएगा। सर वैसे ये भी एग्जामिनर की मर्जी होती है, पिछले वाइवे में ना हमारे से जो पहला बैच था उनके वाइवे में वो था ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड, लेकिन साइड पे थायराइड लिखा हुआ था। वो जो सेटिंग्स होती है ना वो थायराइड की लगाते हैं। जी। हाँ, तो तो उस इसलिए टाइम बाद आपको आई ट्यून आपको होना चाहिए कि इमेज देखने का कि कौन सी पैथोलॉजी, कौन सा रीजन। मैं भी वो लगाता हूँ, उधर शिफा का ग्रुप है उसमें ब्रेस्ट में मैं करता हूँ ज्यादातर। तो मैंने वो अपेंडिक्स का या बावल का किया होता है, ऊपर ब्रेस्ट लिखा होता है, तो सारे जो रेजिडेंट्स है वो ब्रेस्ट का पैथोलॉजी बना रहे होते हैं, जबकि बावल का अल्ट्रासाउंड होता है। तो वो सेटिंग्स के लिए किया होता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। कॉम्प्लिकेशंस भी होगी। हाँ, ये नेक्स्ट केस, ये पोस्ट सिजेरियन सेक्शन स्वेलिंग और पेन है, तो अल्ट्रासाउंड किया। okay, I am provided with grayscale ultrasound image from the pelvis, in which I can appreciate a well-defined hypoechoic lesion centered within the subcutaneous tissue in the muscle fibers of the abdominal wall. I would like to see, I cannot appreciate any differential density within the differential echogenicity within the lesion. I would like to correlate with the patient's history of menorrhagia, and I would like to see color flow in it. If it corresponds to the, if the pain corresponds to the days of menstrual cycle, it could be an endometriotic deposit post-surgical. नेक्स्ट, नेक्स्ट कंफर्मेशन के लिए आप MRI करा सकते हैं। Okay, I can appreciate, I'm provided with contrast enhanced MRI image of the pelvis axial slice, in which I can appreciate a well-defined enhancing lesion centered within the anterior abdominal wall on the right side. I can also, enhancing lesion confirming likely an endometriotic deposit. स्कार एंडोमेट्रियोसिस, इसकी जी डायग्नोसिस सर। थी, और इसको फर्दर क्या करते हैं? सर निकालते हैं सर्जरी। हाँ, मेडिकल हार्मोनल जो होता है वो उसकी पुअर आउटकम है उसके मैनेजमेंट में, तो सर्जिकल रिसेक्शन सबसे अच्छा इसका क्योर होता है। तो कभी कभी फ्लो भी मिलता है और बड़ा वेल डिफाइंड सा मिलता है, इसमें थोड़ा सा इल डिफाइंड सा था, इसमें बताना मुश्किल था। कभी वेल डिफाइंड मिलता है, और जो मुझे मिले हैं ना वो काफ़ी वेल डिफाइंड थे और उनमें थोड़ा फ्लो भी था, तो ये जो इमेज इसमें बड़ा मुश्किल था बताना। लेकिन पेशेंट की हिस्ट्री से जब आपको रिलेट करते हैं तो आप डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं बाद में। फिर हमारी ये होता है कि लिमिटेशन है तो वो बायोप्सी करा देते हैं, डायरेक्ट ही निकाल लें। लेकिन MRI जहाँ अवेलेबल है तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल होता है। थैंक यू सर। सर MR पे इसकी एक्सटेंशन देख लेते हैं ना हम लोग, और कहाँ कहाँ, और वो सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फिर वो हाँ इम्पोर्टेंट हो हाँ, जाता आइडियली उसकी जो मल्टीप्लिसिटी और स्प्रेड और उसकी लोकेशन वो सारा आपको बिफोर सर्जरी बता देगा। तो आइडियली MRI के लिए जाना चाहिए। गुड, शाबाश। सर इसमें एक तो वो भी डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी का भी रोल होता है ना, उसमें भी हम उसकी तरफ भी पेशेंट को रेफर करते हैं फॉर हाँ हाँ, पेरिटोनियल डिपॉजिट। जी सर। सर अगर मल्टीपल पेरिटोनियल डिपॉजिट्स हो, GI में भी डिपॉजिट्स हो, फिर उनके लिए तो सर्जिकल रिसेक्शन नहीं कर सकते ना। फिर हम मेडिकल में देखेंगे और डिपॉजिट देखेंगे कि कौन सी जगह पे है। कभी कभी रेक्टम में होता है और वहाँ कंप्रेस करके कॉन्स्टिपेशन कर रहा होता है, तो उसको तो आपको रिसेक्ट करना है। तो डिपेंडिंग ऑन सिम्टम वो फिर डिफरेंट केस में डिफरेंट मैनेजमेंट होगी कि किस तरह जाना है।
तो एमडीटी में फिर आप बोला कि एमडीटी में हम डिस्कस करेंगे विद सर्जन, विद गायनेकोलॉजिस्ट एंड पैथोलॉजिस्ट एंड रेडियोलॉजिस्ट, क्या इसको क्या आगे मैनेज। This is a grayscale image of the obstetric ultrasound in which I can appreciate there is bilateral pelvic axial dilatation of the fetal kidneys. I cannot appreciate any mass lesion, and I would like to see the bladder and bladder also. It is showing a typical keyhole appearance of posterior urethral valves. So it is a case of posterior urethral valve with bilateral grade 5 hydronephrosis. सीवियर हाइड्रोनेफ्रोसिस रिफ्लक्स की वजह से। और ये डायलेटेड posterior urethra. कीहोल साइन। तीसरी चीज हम देखेंगे इसमें एमनियोटिक फ्लूइड। इसमें एमनियोटिक amniotic fluid देखेंगे और कम हो सकता है ओलिगो हाइड्रोएमनिया, और क्या और देखेंगे? साथ पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया हो सकता है। और क्या देखेंगे? पोर्टर सीक्वेंस सारा, और बेबी में क्या देखेंगे जिससे हमें क्लू मिलेगा कि हमारी थिंकिंग सही लाइन पे जा रही है। कभी कभी कंफ्यूजन होती है ना की होल है ये है कि नहीं, तो हम क्या चीज देखेंगे जिससे हमें थोड़ा सा क्लू मिल जाएगा? सर जेंडर पक्का ग्लू। अच्छा हाँ, जेंडर देखेंगे, ठीक है। तो ये मेल बेबीज में क्या होता है। ठीक है, और इसकी मैनेजमेंट में फिर एब्लेशन करते फिर ये इसकी पैथोलॉजी में ये 3 टाइप्स होती हैं, इसको आप लोगों ने करना कौन सी कॉमन टाइप है ये पूछ सकते हैं। अभी मुझे हैं। क्वेश्चन आएगा के आधार है क्या पूछा था किसी चीज की टाइप, हाँ उसकी था केस था स्केलेटल में कोई था ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा का केस लगा था लाहौर से। तो मेरे जानने वाला बड़ा अच्छा उसने वाइवा दिया था, सिर्फ उसकी टाइप्स पूछ ली थी उसने एग्जामिनर ने, और टाइप्स कौन सी कॉमन है तो वो उसको नहीं आया बेचारे को, सिर्फ इस बात पे फेल कर दिया। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा ना कि कौन सी कॉमन है, और वो अभी मुझे भी याद नहीं है, आप लोगों को पढ़ा है तो आपको पता तो होगा। टाइप 2 सबसे कॉमन है और सबसे लिथल कौन सी है? किस में? तो सबसे अच्छा, लीथल टाइप 2 है और lethal 2 फोर्थ है, कॉमन lethal 2 है। है। 4 टाइप्स हैं। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा की टाइप। तो इसलिए ये क्लासिफिकेशन ग्रेडिंग और टाइप्स इसलिए मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि एग्जामिनर का कोई नहीं पता लगता, तो आपसे पूछते पूछते हर चीज़ की ना कॉमन चीज़। अब ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा जो है आपके उसमें पीड्स में भी और एमएसके में भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका आपको ग्रेडिंग स्टेजिंग और ये चीज़ें याद होनी चाहिए। तो एग्जामिनर पूछ सकता है और हो सकता है कि एक बात पे आपको फेल कर ले, तो इसलिए आप लोगों को ये चीज़ें मैं बार बार हर पैथोलॉजी के साथ ये लगा लेता हूँ, ठीक है। ठीक है। इसमें आप पूछ सकते हैं सबसे कॉमन कौन सी है, तो सबसे कॉमन टाइप 1 होती है। बाद में एसोसिएशन आपने खुद ही बता दी, डाउन सिंड्रोम के साथ, बाउल एट्रीजिया के साथ और क्रेनियोस्पाइनल डिफेक्ट्स, इनके साथ इसकी एसोसिएशन हो सकती है। और बाद में वो जेंडर का भी पूछेंगे, साथ ओलिगोहाइड्रोमिया का भी आता है कि इसमें थोड़ा ओलिगोहाइड्रोमिया भी आपको लग रहा होगा केस में, ठीक है। तो एक ये लगाते हैं, एक शिफा में उनके पास फिल्म है क्लासिक, तो आप जाके आप लोगों ने ये केस बुक्स में भी देखी होंगी, एमसीयूजी पे ना क्लासिक केस है वो लेके जाते हैं। तो अगर आपको बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस इस तरह मिल रही है, रिफ्लक्स मिल रहा है, तो लुक फॉर द कॉज। हो सकता है कि उसका कॉज जो है वो पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व हो। तो उसमें इतना क्लासिक वो इमेज नहीं होती जिस तरह टेक्स्ट बुक है, तो आपने बड़े गौर से देखना पड़ता है। तो 2-3 इमेजेस होंगी उसमें से आप गौर से देखें कि आपको डायलेटेड पोस्टीरियर यूरेथ्रा मिलता है और उधर एक ल्यूसेंसी सी मिलती है आपको, उसको कुछ साइन भी कहते हैं, अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा। तो जब आपको ऐसी इमेज मिलेगी इस्लामाबाद में तो मोस्ट लाइकली वो एमसीयूजी में आपको दिखा रहे होंगे पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व। ठीक हो गया। And तो this is ये कॉन्स्टिपेशन का ये किसके साथ था? कॉन्स्टिपेशन। Okay. This is grayscale image of right lumbar region
in which I can appreciate there is a thick wall bowel loop हम्म, with target appearance. I would like to see it in longitudinal scan to see the pseudokidney sign. So it is a gut within gut appearance. Case of interception. और Further आप हम इसकी न्यूमेटिक रिडक्शन और हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन का पेशेंट एडल्ट्स जो में पेशेंट एडल्ट है फिर क्या करेंगे? तो पहले हम लीड पॉइंट के लिए सीटी कराएंगे. On this is a contrast on CT abdomen coronal image in which I can appreciate a large polypoidal mass within the hepatic flexure of the ascending colon, transverse colon, likely the lead point of interception. एडिनोकार्सिनोमा ही होगा, इतने गंदे फीचर्स नहीं है, मैस बट यस क्या करेंगे हमने नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट इसकी कोलोनोस्कोपी एंड बायोप्सी. कोलोनोस्कोपी बायोप्सी सीटी करा दी है स्टेजिंग के लिए, फिर ठीक है, और डिसेक्शन डिसेक्शन उसके बाद, और ये एडिनोकार्सिनोमा बायोप्सी प्रूवन था. तो जब भी आपको इंटरसेप्शन मिले तो लुक फॉर द क्लास. लास्ट बॉडी इमेजिंग की जो मैंने क्लास ली थी उसमें मैंने लाइपोमा दिखाया था. तो इंटरसेप्शन पकड़ के फिर आप लोगों ने बैठ नहीं जाना सिटी में, लुक फॉर द कॉज. तो इसमें जो कॉज थी वो ये पॉइंट जो था वो एडिनोकार्सिनोमा था. थैंक यू. डॉक्टर फातिमा. फिर सर पिछले केस का डायग्नोसिस में से हो गया तो बता दें. एडिनोकार्सिनोमा था, एडिनोकार्सिनोमा लीडिंग टू द इंटरसेप्शन. तो ये फैट इंडस्ट्री नहीं है, क्या चीज? फैट डेंसिटी लीजन में. हाई डेंसिटी मतलब कौन सा? फैट डेंसिटी सर, तो ये जो ये लीजन फैट नहीं है, ये फैट का है, ये थिकन सी बावल है जो वो कर रही है. और ये जो ऊपर नजर आ रहा है ये फैट नहीं एयर है, ये जो काला नजर आ रहा है ये टेलीस्कोपिंग हुई है, लेकिन बावल बहुत ज्यादा थिकंड है. ये सारी थिकंड बावल है, एडिनोकार्सिनोमा था. नॉर्मल बावल इतनी थिकंड नहीं होगी जो इंटरसेप्शन. ये कोई बताए तो अल्ट्रासाउंड में पिक करना पड़ा. ये मेरे क्लास फेलो ने पिक किया, एमसीपीएस है वो, ये केस अल्ट्रासाउंड. This is the ultrasound grayscale, ultrasound color Doppler image of the female patient, in which I can appreciate. मेल है, पेशेंट मेल. सर ये फीमेल है मेल पेशेंट है? मेल है, मेल. मेल पेशेंट है, सर मेल पेशेंट है. और सर मेल पेशेंट है तो फिर ये प्रोस्टेट का रीजन आ रहा है. इट इज ऑब्लिक सर मैं इमेज. डायग्नोसिस बताऊं? मैं अटेम्प्ट करने दें, थोड़ा सोचेंगे तो इनका जरा आइडिया नहीं. जी सर, ऑब्लिक इमेजेस हैं कलर डॉपलर के. तो सर और वेस्कुलर लियन है. मेल पेशेंट में एनाटमी. सर वही सोच रही हूँ कि और क्या चीज चाहिए इसके लिए. सर इट कैन बी अ थ्रोम्बोस्ट. आइलिक वेसल का लेवल भी लग रहा. और सर ये भी कोई मेल पेशेंट है तो सर वो वेस्कुलर लियन है. और
इन द इंग्वानल कैनाल है, तो सर फिर ये अनडिसेंडेड टेस्टिस हो सकती इन्वाइनल है। कैनाल में कोई और बता रहा था, कोई कह रहा था डायग्नोसिस। सर एपिप्लोइक एपेंडिजाइटिस तो नहीं है? अभी ये इंक्रीज वेस्कुलरिटी है विद इन बाउल वॉल है ये। हाँ, ये थिक एंड बाउल है विद जी इंक्रीज। सर। इनग्वाइनल हर्निया। नहीं नहीं, ये सर सिग्मोइड एमियॉन्स हर्निया। नहीं नहीं, हर्निया नहीं है, ये सर नॉर्मल हर्निया बाउल है ही नहीं है। है। जी सर सर, ये बाउल का एंजियो वॉल इन एंजियोडिस्प्लेजिया है, एंजियोडिस्प्लेजिया ऑफ द ट्रांसवर्स बॉल। में देखें ना आप, एनाटॉमी देखें, अगर फीमेल होती है तो यूट्रस होता है, पीछे रेक्टम होता है। अब जी ये जी। मेल है तो मेल की ये सामने यूरिनरी ब्लैडर है, तो पीछे यहाँ रेक्टम होगा। रेक्टम। हाँ, और ये ऊपर सिग्मॉइड कॉलोन है, और ये रेक्टोसिग्मॉइड जंक्शन इस जगह कहीं होगा। तो सिग्मॉइड कॉलोन और रेक्टोसिग्मॉइड जंक्शन में बावल वॉल थिकेंड है, और उसके अंदर इंक्रीज वेस्कुलरिटी है। हमने आगे हेमेंजियोमा। सीटी करा दिया, हेमंजियोमा बावल है, ये सारी बावल है, ये देखें ये। सर ये थिक सर एंड ये मैस आ रहा एंजियो है। सर ये तो हाँ, malignancy नहीं सर बनेगी? ये मैस है। सर्कमफ्रेंशियल थिकनिंग है, साथ स्टैंडिंग नोड्यूलरिटी है, और ये सारा हाइपरवेस्कुलर सा लीजन है इसके अंदर, सर्कमफ्रेंशियल थिकनिंग है। तो ये रेक्टोसिग्मॉइड कार्सिनोमा का केस। फिर ठीक। इसमें नेक्स्ट क्या करेंगे? तो वही इसमें नेक्स्ट जो है ना सीटी कराएंगे स्टेजिंग के लिए, और कोलोनोस्कोपी कराएंगे। जिस तरह पिछले केस में किया था, सेम वही सीटी स्टेजिंग के लिए एमआरआई लोकल वो रेक्टम में जो देखते हैं वो कर सकते हैं, और बायोप्सी और एंडोस्कोपी जो होती है वो फिर इसकी, और स्टेजिंग के लिहाज से उसके आगे मैनेजमेंट और एमडीटी में इसको डिस्कस करें। डिस्कस करें। ठीक है, ठीक ये है। तीन चीजें हैं जो मैंने उसमें लिख दी हैं। ये लास्ट केस। अच्छा, दिस इज द ग्रे स्केल images of the ultrasound of a female patient, which I can appreciate. There is a well-defined rounded lesion is noted in the right adnexa with the ground glass penis, and the so these findings are characteristic of endometrioma. Further, I will also like to can MRI can be done to confirm this lesion, and I will ask the history of the patient for the cyclical pain, and on the MRI we will look for the T2 shading sign, and further फर्दर मैनेजमेंट में सर इसके फॉलो अप कराएंगे, और फॉर दिस चॉकलेट सिस्ट another patient हमारा। on the MRI T2 weighted images I can appreciate there is सर ये T1 weighted image है, और हाइपर इंटेंस लीजन आ रही है इन द बायलैटरल एडिनेक्सल रीजन, so it can be hemorrhagic cyst or it can be endometrioma. So T1 post contrast है ना image। T2 है। T2 और एक सर राइट साइड में T2 शेडिंग साइन आ रहा है, और लेफ्ट साइड में T2 हाइपर इंटेंस है, तो वो सिंपल फॉलिकुलर सिस्ट भी हो सकती है, और जो राइट साइड का नेक्स्ट रीजन में आ रहा है उसके अंदर T2 शेडिंग साइन आ रहा है, वो ग्रेइश सर शो करिए। शेडिंग साइन, ठीक है, एंडोमेट्रियमा। जी जी। ये चीज कुछ मिल रही है तो देखो, पैथोलॉजी। सर इसके अलावा एक जो है ना यूट्रस की इंटीरियर वॉल के अंदर जो है ना एक लो सिग्नल जो है वो लियन आ रहा है इन द इंटीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस विच में रिप्रेजेंट द, और इसके अलावा सर जो जो एंडोमेट्रियम और माया जो सर जंक्शनल जोन है ना उसकी भी वो है हाइपरट्रॉफी है, जंक्शनल जोन नहीं अलग से आइडेंटिफाई हो रहा है इसके अंदर ना। तो क्या क्या हो गया? सर चार दो चीजें। पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, एडिनोमायोसिस हो सकता है, और जो है ना सर सबम्यूकोजल फाइब्राइड हो सकता है। तो तीनों चीजें।
जी मेन और चीज ये एक सिस्ट है, ये सिंपल जी सर सिस्ट है, यूनिलोकुलर, कोई इसमें थिन वॉल्ड सिस्ट है, कोई अंदर लोकुलेशंस नहीं है, कोई सेप्टेशन नहीं, कोई पेपिलरी प्रोजेक्शंस नहीं है, तो ये सिंपल सिस्ट होगी। दूसरी सिस्ट जो है उसमें थोड़ा T2 सा शेड डार्क T2 शेडिंग साइन आ रहा है, ठीक है, T2 शेडिंग साइन आ रहा है। तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, मोस्ट लाइकली इट इज एंडोमेट्रियोमा। हेमरोजिक सिस्ट में T1 T2 दोनों में ब्राइट होता है, इसमें शेडिंग साइन हेमरेजिक सिस्ट में नहीं आता। तो हेमरेजिक ये शेडिंग साइन जो आ रहा है इट इज फेवरिंग द एंडोमेट्रियोमा। और जो तीसरी चीज आ रही एंडोमेट्रियम है यूट्राइन फाइब्रॉइड नजर आ रही है। और चौथी चीज वाइडेंट जंक्शनल जोन आ रहा है, एडिनोमायोसिस हो सकता है। तो जो क्लासिक चॉकलेट सिस्ट ये ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस आ जाए तो ये हमारे पास क्लासिक पिक्चर होती है ऑफ दी एंडोमेट्रियोमा। उसके अलावा दूसरे फीचर्स भी हो सकते हैं कि मल्टीपल लॉक्यूलेशंस के साथ हो सकता है, अपरएकोइक फिकोइक के साथ, सिस्टिक सॉलिड लीजन भी हो सकता है, और फ्लूइड फ्लूइड लीजन भी होते हैं। लेकिन जो एग्जाम में आपके पास केस आएगा वो क्लासिक एक चॉकलेट सिस्ट आपके पास आएगी। ठीक है, आज के लिए यही केसेस थे अल्ट्रासाउंड में। कभी कभी अल्ट्रासाउंड के भी लिखते हैं, ऐसे केसेस में ना आपने पूरे नंबर उठाने हैं। मैंने दोनों दफा दिए ना, दोनों दफा, क्योंकि मैं अल्ट्रासाउंड भी बहुत ज्यादा करता हूँ तो मेरी आई बड़ी अच्छी ट्यून थी। तो इसमें मैंने पिछले यानी जो फेल हुआ था उसमें भी मैंने ई ले लिया था, और उस वजह से मेरे उसमें टेबल में बड़े अच्छे नंबर आ गए थे। मेरे तकरीबन 80% उसमें वो जो स्टेशन था ना मेरा इसका, स्मॉल पावर वुमेन इमेजिंग, स्मॉल पीड्स और एमएसके, ये 7 होते हैं। तो एमएसके मेरा इतना अच्छा नहीं गया था, लेकिन ये वुमेन इमेजिंग और ये जो अल्ट्रासाउंड की इमेजेस हैं स्मॉल पार्ट, ये मेरा एक्सीलेंट 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 गया था, जो मेरी फेल्ड अटेम्प्ट थी। तो उसमें मेरे काफ़ी अच्छे नंबर आ गए थे स्टेशन में। तो ये अल्ट्रासाउंड इतने मुश्किल नहीं होते, इसमें बस आप कॉमन चीज़ों को अपनी आई और ट्यून करें। आपका सेशन भी एक्सलेंट है। अच्छा, थैंक यू। तो ये जितनी भी कॉमन चीज़ें हैं ना उसमें आप अपनी आइज जो है वो ट्यून कर दें अल्ट्रासाउंड की। तो उसमें आप कोशिश करें कि ये जो इजी चीज़ें इसमें आप एक्सेलेंट कर लें, इसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं होती है। एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, एंडोमेट्रियोमा, ये गिनी चुनी चीजें दिखा दें, या बायरेट्स 5 दिखा देंगे उसमें, या बायरेट्स 2 दिखा दें, फाइब्रोएडिनोमा दिखा देंगे, या मेलिग्नेंसी दिखा देंगे, या कोई ब्रेस्ट मेप्सिस दिखा देंगे। तो ये जितनी जितनी कॉमन चीजें हैं ना, इनको आप लिस्ट बनाएं और इनको आप तैयार करें। तो डेली हम इस तरह 10-15 केसेस करते रहे तो आपके एग्जाम के काफी केसेस कवर हो जाएंगे। होपफुली टॉक्स में, वाइवा में, दोनों इसमें इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। जी जज़ाकल्लाह सर, सर, प्लीज शुक्रिया मेरी बहुत सर। क्लासेस लेते रहें। सर आप हमें टाइम दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका, अच्छा पढ़ाया आपने सर। थैंक यू। एक्सीलेंट मेरे पास असल में जज़ाकल्लाह। वो मेरे पास आजकल इतना टाइम नहीं होता ना, छुट्टियों पे काफी अरसे बाद आया हूँ गाँव से इधर, तो मेरे पास अपना प्रिपरेशन का टाइम नहीं होता। तो वो थोड़ी शॉर्ट कमिंग है, लेकिन चलें आप बर्दाश्त कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा अनप्रिपेयर्ड आता हूँ, तो लेकिन जो कुछ आता है कोशिश करता हूँ आप लोगों को सिखाऊं, और आप लोगों से भी सीखने को मिलता है। अल्लाह ब्लेस यू सर जीशान, अल्लाह ओके पाक ब्लेस यू सर। ओके, ओके सर, ओके। अल्लाह हाफिज।